So in this lecture we will study about shear stress and shear strain. ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने पढ़ लिया था. ये shear stress और shear strain क्या है? देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कब लगता था? जब भी along the length डायमेंशंस चेंज होती थी. ठीक है, अब देखो, मान लो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है ABCD. ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, इसकी लेंथ क्या है? L. स्क्वायर प्लेट ABCD, साइड L, जिसमें ये BC साइड फिक्स कर दी है हमने. BC इज फिक्स्ड. अब हमने क्या किया, ये जो AD साइड है, AD साइड पे हमने फोर्स लगाई F. अब क्योंकि बेस इसका फिक्स है तो ये वाली फेस मूव करेगी, ये मूव करके आगे चली गई ऐसे, है ना. कभी घर पे करके देखना, माचिस की डब्बी लेके उसको अंदर से माचिस निकाल के किसी एक फेस पे नीचे वाले को फिक्स कर दो, ऊपर वाले को धक्का दो तो वो टेढ़ा हो जाता है ऐसे, है ना. अब ये ABCD ऐसा बन जाएगा. ठीक है, हमने क्या बोला, ये जो A पॉइंट है ये कितना आगे चला गया? डेल्टा एक्स, A डैश पे चला गया. ठीक. और अब ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसमें जो ये एंगल बना ये वाला फाई, इस एंगल का नाम दे दिया फाई. ठीक है. सो अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन साइड AD. AD विल मूव टूवर्ड्स राइट एंड बिकम A डैश D डैश. ठीक है, तो इस प्लेट में अब स्ट्रेस डेवलप होगी या क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रेस डेवलप होगी, बट इस स्ट्रेस को बोला जाता है शीयर स्ट्रेस. कौन सी स्ट्रेस? शीयर स्ट्रेस. और शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? वही F अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. और शीयर स्ट्रेस आई तो शीयर स्ट्रेन भी आएगा. और यहाँ शीयर स्ट्रेन क्या होता है? देखो, वहाँ हमने पढ़ा था डेल्टा L बाई L. यहाँ शीयर स्ट्रेन को डिफाइन किया जाता है एंगल फाई की टर्म्स में. शीयर स्ट्रेन इज फाई. क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट बहुत ज़्यादा तो ऐसे मूव नहीं कर जाएगी कि ऐसी हो गई, है ना. हमने धक्का दिया और प्लेट ऐसी हो गई, ऐसी तो नहीं हो पाएगी. बहुत माइन्यूट चेंज आता है, इतनी सी हो सकती है ये. तो ये फाई बहुत कम होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना. तो शीयर स्ट्रेन को क्या डिफाइन किया गया है? फाई. जब एंगल बहुत छोटा होगा तो फाई को क्या लिख सकता हूँ? tan फाई. और इस ट्राइंगल में tan फाई कितना बना? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इज डेल्टा एक्स, बेस इज दिस लेंथ इज L. तो फाई इज tan फाई इज डेल्टा एक्स बाई L. अब हम यहाँ एक टर्म डिफाइन करेंगे प्लेट्स के लिए, उसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. जैसे वहाँ हमने डिफाइन की थी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना. यंग्स मॉडुलस क्या था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. यहाँ पे भी वही है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज शीयर स्ट्रेस अपॉन शीयर स्ट्रेन. शीयर स्ट्रेस कितना? FR बाय एरिया. और शीयर स्ट्रेन क्या है? फाई. फाई की वैल्यू डाल दो यहाँ से, डेल्टा एक्स बाय L. समझे? चलो फिर नोट कर लो इसको. चलो अब स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन. देखो, फोर्स लगा के रॉड्स को लंबा करना हमने देख लिया, है ना. एक तरफ से खींचो, दोनों तरफ से खींचो, या वेट लगा के रख दो तो रॉड लंबी हो जाएगी. अब देखते हैं कि क्या हीट की वजह से भी लंबी हो सकती है. ठीक है, देखो, मान लो एक रॉड है, आपने क्या किया, नीचे से एक बर्नर लगा के इस रॉड को गर्म किया. जब हम गर्म करते हैं तो हम रॉड को देते क्या हैं? इसमें से रॉड के पास जाता क्या है? फ्लेम में से रॉड के पास क्या जाता है? तो हम देते हैं इसको हीट. हम क्या देते हैं? हीट.
हीट इज गिवन टू रॉड, और हीट मिलने की वजह से रॉड के साथ क्या होता है, रॉड गर्म हो जाती है, हीट रेजेस टेम्परेचर ऑफ रॉड, है ना। होता है कि नहीं होता, जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, तो फिर क्या होगा। अच्छा, अब टेम्परेचर, ये जो है टेम्परेचर, ये क्या चीज़ है, ठीक है। टेम्परेचर gives us an idea about kinetic energy of the atoms in the rod। टेम्परेचर से क्या पता चलेगा, मान ले एक रॉड है, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, एक रॉड है उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। तो इस 50-60 की वजह से उनमें क्या तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है कि 60 वाली जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो होता क्या है, मान लो ये दो एटम्स हैं, ठीक है, ये एक एटम, ये दूसरा। अब जैसे ही हम हीट देंगे इसको, देखो कभी भी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ना, उसमें दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है सॉलिड्स में, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और जैसे ही मतलब जो एब्सोल्यूट 0 डिग्री है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन, इट इज़ -273 डिग्री सेल्सियस, इस पे एनर्जी होती है 0 सभी पार्टिकल्स की। और इस 0 केल्विन से थोड़ा भी बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ हीट मिलेगी, तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, सब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस होंगी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसी वजह से वो गर्म हो जाते हैं। और जैसे ही हम हीट देते हैं इसको, तो उससे क्या होता है, ये जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है ये बढ़ जाता है। एज heat is provided to solids, amplitude of vibration of the consisting atoms increases, amplitude बढ़ जाएगा। तो as amplitude increase, kinetic energy will also increase, kinetic energy बढ़ी तो गर्म हो जाएगा, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। समझ आई बात। अब देखो, अब जैसे ही मान लो हमारे पास पहले था एब्सोल्यूट 0 डिग्री, कितना, एब्सोल्यूट 0 केल्विन, तो ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, ये भी नहीं मूव कर रहा था, ये भी नहीं कर रहा था, दोनों बैठे हुए थे। अब जैसे ही आपने कुछ हीट दी, इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ा, इस रॉड का, तो ये जो आखिरी वाला एटम था यहाँ पे, ये वाला, ये यहाँ तक पहुँचा, है ना, यहाँ तक जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो क्या इस रॉड की लेंथ बढ़ेगी, रॉड थोड़ी सी लंबी हो जाती है, यही रीज़न है कि रॉड्स लंबी हो जाती हैं। ये जो एटम था ये यहाँ तक जा पा रहा है, ये वाला यहाँ तक जा पा रहा है, तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक निकलते हैं बाहर, तो ऐसा लगता है कि रॉड लंबी होगी। तुमने कभी करके भी देखा होगा, कोई चीज़ गर्म करो तो वो थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। और इसी से दिस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ रॉड,
समझे? ये रॉड थी हमारे पास, लेंथ L, टेम्परेचर T1। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ बड़ी हो जाएगी, है ना। T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो अब ये डेल्टा L लेंथ एक्स्ट्रा आ गई, तो रॉड लंबी होगी। ठीक है, तो जब हमने स्टडी किया इसको तो हमें क्या पता चला, डेल्टा L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेल्टा L भी उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम बढ़ाएंगे तो डेल्टा L कम हो जाएगा। और क्या पता चला, और डेल्टा L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। ये जो थी, जितनी लंबी रॉड लोगे उतना डेल्टा L ज़्यादा होगा, जितनी छोटी लोगे उतना डेल्टा L कम होगा। ठीक है, अब दिस कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हमने हटाया हमें क्या टर्म मिली, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। ठीक है, वेयर अल्फा इज, दिस अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और अल्फा की यूनिट क्या है, लेंथ से लेंथ की कट जाएगी, बच जाएगा टेम्परेचर, तो केल्विन इनवर्स। समझे? तो dl क्या मिला तुम्हें, देखो डेल्टा L इट इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T, है ना। तो डेल्टा को dl लिखते हैं, तो dl इज अल्फा L dt। तो dl क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इट इज इक्वल टू अल्फा L dt। तो L2 कितना आ गया, L2 इज, ये भी L1 होगा, है ना। L2 इज L1 प्लस अल्फा L1 dt। L1 कॉमन ले लें तो L1 प्लस अल्फा dt। तो ये ओरिजिनल लेंथ थी, L1 प्लस अल्फा dt इज योर L2। समझे? अब वो अल्फ़ा कुछ भी दे दे तुम्हें, अल्फ़ा दे दे 2 3 4 5 कुछ भी दे दे, और तुम्हें बोले L2 निकालो, चेंज इन टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री, निकाल लोगे आंसर, है ना। चलो करते हैं। लेंथ थी 10 मीटर, अल्फ़ा था 0.2 केल्विन इनवर्स, T1 था 70 डिग्री सेल्सियस और T2 था 150 डिग्री सेल्सियस। फाइंड L2, करो इसको। तो L2 विल बी L इंटू 1 प्लस अल्फा dt। L कितना है हमारा 10 मीटर, 1 प्लस अल्फा कितना है 0.2, dt कितना है 150 माइनस 70, तो ये आ गया 10 इंटू 1 प्लस कितना, ये आ गया C 0.2 इंटू 80 तो 16, है ना। चलो लिख लेता हूँ 0.2 इंटू
80, तो पॉइंट से 0 गया, 8 to 16, 16 + 1 17, 170 मीटर इज L2। समझे? 10 मीटर की रॉड कितनी की हो जाएगी? 170 मीटर की। क्यों? क्योंकि हमने अल्फ़ा बहुत बड़ा लिया, अल्फ़ा इतना होता नहीं है, अल्फ़ा बहुत छोटा होगा, 0.01, 0.001 ऐसे। चलो एक वेरिएबल अल्फ़ा ले लेते हैं, वेरिएबल अल्फ़ा। मान लो अल्फ़ा है 2t² + 3t। t क्या है? टेम्परेचर। अल्फ़ा इज़ वेरिंग विद टेम्परेचर, ठीक है। लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, T1 है 20 डिग्री सेल्सियस, T2 है 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड L2। L2 क्या लिखूँगा? L1 × 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, है ना, या डेल्टा टी की जगह dt लिख देते हैं सीधा, क्योंकि इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। L1 की वैल्यू डाल दो 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर। 1 + अल्फ़ा इज़ कितना? 2t² + 3t dt इज़ L2, है ना। तो अब ये पूरी टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। ये dt, ये टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो लिमिट डालनी पड़ेगी। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ? 20 डिग्री से 30 डिग्री। कर दो। 0.1 × 1 + 2t³ / 3 + 3t² / 2, 20 से 30। समझे? इसकी यूनिट थी डिग्री सेल्सियस इन्वर्स यहाँ पे। नहीं तो अगर अल्फ़ा केल्विन इन्वर्स में होगा ना, तो आपको टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये बात याद रखना। तो क्या आंसर आएगा? 0.1 × 1 + डालो वैल्यूज इसकी, 230³ / 3 - 20³ + 3/2, 30² - 20², है ना। अब सॉल्व कर लो, L2 मिल जाएगा, ठीक है। देखो दूसरा, ये चीज़ क्या थी? इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन। अब दूसरी लिखो, एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन में क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, ये लेंथ थी L1 और ये लेंथ थी L2, ठीक है। टेम्परेचर पहले था T1, बढ़ा के कर दिया T2, तो इससे क्या होगा? L1 लेंथ बढ़ जाएगी और L2 भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सब कुछ बढ़ेगा। ये वाली इतनी हो जाएगी और ये इतनी हो जाएगी, तो एरिया बढ़ जाएगा, है ना। समझे? तो दोनों लेंथ बढ़ती हैं, तो अल्फ़ा इज सेम फॉर L1 एंड L2। समझे? तो एरिया इनिशियल कितना था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L1 L2। एरिया फाइनल कितना हो जाएगा?
नया लेंथ क्या हो जाएगी, L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डी टी, और L2 हो जाएगी L2 इंटू 1 प्लस एल्फा डी टी, है ना। होगा कि नहीं होगा। ये इनिशियल लेंथ थी और ये फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ फाइनल, ऐसे ही होता है ना। चलो तो L1 L2 इंटू 1 प्लस एल्फा डी टी का स्क्वायर, ये दो हैं, एक और एक, दो स्क्वायर बन जाएगा इनका। अब देखो अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, है ना। तो 1 प्लस डेल्टा एक्स टर्म बन रही है, सो वी कैन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो क्या बन जाएगा, एरिया फाइनल इट इज इक्वल टू L1 L2 इंटू 1 प्लस 2 एल्फा डी टी, ठीक है। तो इसको लिख लूँगा, एरिया फाइनल इट इज इक्वल टू एरिया L1 L2 इनिशियल एरिया था इंटू 1 प्लस ये 2 एल्फा, इस 2 एल्फा को अब हम बोल देते हैं बीटा, बीटा डी टी, वेयर बीटा इज इक्वल टू 2 एल्फा। और इस बीटा का क्या नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। समझे, बात समझ आई। बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। मान लो अब तीसरा तुम्हारे पास कोई क्यूबॉइड होता, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एक क्यूबॉइड था, लेंथ क्या थी, L1 L2 L3, तो वॉल्यूम इनिशियल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L1 L2 L3, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या किया हमने, T1 से बढ़ा के T2 कर दिया, तो वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, नई लेंथ कितनी हो जाएगी, L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डी टी, L2 इंटू 1 प्लस एल्फा डी टी, L3 इंटू 1 प्लस एल्फा डी टी, है ना। तो L1 L2 L3 इंटू 1 प्लस एल्फा डी टी रेज टू पावर 3। तो L1 L2 L3 क्या है, वॉल्यूम इनिशियल इंटू 1 प्लस 3 एल्फा डी टी। इस 3 अल्फा को हम बोल देंगे अब गामा, वॉल्यूम इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा डी टी, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। समझे। अब अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा की रेशो क्या आएगी, इट इज इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। ये हो जाएगा 1:2:3। ये रेशो याद रखना, ठीक है। बात समझ आई। ये तुम्हारे पास ऐसा था, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। जब गर्म किया तो बड़ा हो गया, थोड़ा सारी लेंथ बड़ी हो गई।